नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। परसों प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों के एक सम्मेलन में कहा कि उन्हें देश में निवेश करना चाहिए और इसके लिए जोखिम भी उठाना चाहिए, क्योंकि उनके स्वभाव में जोखिम उठाना ही उनके डीएनए का हिस्सा है। क्योंकि अगर जोखिम उठाने का स्वभाव उनका नहीं होता तो वो कहीं नौकरी कर रहे होते। अभी स्थितियां कुछ ऐसी आर्थिक जो परिदृश्य है देश का, उसके बारे में भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं। क्योंकि एक तरफ सकल घरेलू उत्पाद में कमी आ रही है, गिरावट आई है, रुपए के मूल्य में गिरावट आई है, स्टॉक बाजार जो है उसमें भी गिरावट आई है। तो एक ये बात भी कही जा रही है कि शायद इस कारण से प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि जो प्रतिदिन की घटनाएं हैं उससे सरकार की नीतियां प्रभावित नहीं होती हैं। सवाल ये है कि अभी क्या ये ऐसा माहौल है जिसमें उद्योगपति पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएं? प्रधानमंत्री का कहना है कि जो चीन में मंदी का दौर चल रहा है उसका लाभ भारत को उठाना चाहिए, क्योंकि अभी जो परिदृश्य है वो बहुत ही अनुकूल है भारत के लिए, जहां निवेशक पैसे लगा सकते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या ये ऐसा माहौल है कि पैसे उन्हें लगाना चाहिए, और जो आर्थिक परिदृश्य है वो कैसा है, वो किस हद तक उनके लिए अनुकूल है। इस बहस में शामिल हैं नरेंद्र तनेजा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ हैं सुमन ज्योति खेतान, जो कि पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष हैं। हमारे साथ डॉक्टर अलख नारायण शर्मा है, जो मानव विकास संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के निदेशक हैं, अर्थशास्त्री हैं। हमने कांग्रेस के भी प्रवक्ता को बुलाया था, लेकिन किसी कारण से गेट से वापस हो गए, क्योंकि गार्ड ने उनसे परिचय पूछा था, इसलिए कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है। सबसे पहले नरेंद्र तनेजा जी, आप बताएं कि ये जो प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई प्रधानमंत्री को, क्यों निवेश नहीं आ रहा है, क्यों निवेशक जो हैं उनका आत्मविश्वास जो है नहीं ऐसा है कि वो निवेश कर सकें। 1.5 वर्ष तो नहीं, लगभग हाँ 1.25 वर्ष जो हुए हैं नई सरकार के, उसके बाद जो एक आशा का माहौल जो बना था उस समय कि हाँ व्यापार करने के लिए जो दिक्कतें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, हर चीज़ में एक उत्साह का माहौल था, वो माहौल लगता है ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। नहीं, ये तो संवाद था। पहली बात तो उन्होंने कोई सम्मेलन नहीं एड्रेस किया, उन्होंने तो उनको बुलाया संवाद के लिए। संवाद क्या होता है? प्रधानमंत्री ने उनकी बातें सुनी, उन्होंने प्रधानमंत्री की बातें सुनी, उन्होंने अपने कुछ प्रश्न उठाए, कुछ मुद्दे उठाए। प्रधानमंत्री ने उसी समय कहा भाई आप इन सचिव से संपर्क साध दिया, मंत्री वहाँ बैठे हुए थे सारा कुछ एक संवाद था। आपने कहा कि देश को लेकर के उमंग है, आप ध्यान से देखिए, जनता से बात करके देखिए। जनता के डेमोक्रेसी में लोकतंत्र से पता कैसे लगता है? राजस्थान में जो चुनाव के रिजल्ट आए, मध्य प्रदेश में आए, इसके अलावा कुल मिलाकर के आप देखिए पालम हवाई अड्डे पे कितने रोजाना जहाज उन लोगों के उतर रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग हैं, छोटी कंपनियों के लोग हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। इसके अलावा राज्यों में आप देखिए, चाहे तमाम राज्य, चाहे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं है, लेकिन वहां भी उमंग दिख रही है, सब अपने अपने सम्मेलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी कर रहा है, बंगाल भी कर रहा है। निवेश आप क्या मानते हैं कि निवेश जितना होना चाहिए था, जो उम्मीद थी, उतना निवेश आ रहा है? मेक इन इंडिया का जैसे आपने नारा दिया, सरकार ने नारा दिया, तो वो निवेश आ रहा है? आप संतुष्ट हैं? देखिए, मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है और इसके अलावा तमाम इस तरह के हमने कैंपेन चलाए हैं जिससे कि जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं उनको और मजबूत किया जाए। और वो जो मजबूती का कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हम उसको खाली 5 साल के कटघरे में खड़ा करके नहीं देख रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का फोकस राष्ट्र निर्माण में, हमारे लिए वो पहले है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हमारे लिए बाद में आती है। आपने मेक इन इंडिया का जिक्र किया। मेक इन इंडिया का यह है कि भारत को एक बार पुनः, हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से, जब तक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट नहीं किया जाएगा, उसको मजबूत नहीं किया जाएगा और उसको व्यापक नहीं बनाया जाएगा, उसको पूरा मिजोरम से लेके गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक हम देश के अंदर से अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर पाएंगे। मेक इन इंडिया का फोकस यह है। मेक इन इंडिया में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी होगा, जो बाहर की कंपनियां वो भी आके हमारे यहां निवेश करें। ये महायज्ञ है, ये वो यज्ञ है जो आने वाले 40 साल चलने वाला है कम से कम, जब तक कि भारत जो है वो पुनः सोने की चिड़िया ना बन जाए। लेकिन आपने का जो प्रश्न था कि क्या उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि आज आप कहीं भी देश में जाके चले जाइए, आप विदेश में चले जाइए, मेक इन इंडिया के बारे में सब लोग जानते हैं और देश की सारी कंपनियां ये प्लान बना रही हैं कि मेक इन इंडिया से कैसे फायदा उठाएं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं है, जो चुनावी राजनीति, लेकिन उसी के साथ साथ आपने जो है उन चुनाव का भी जिक्र कर दिया, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, पता लगता है ना कि लोगों का विश्वास क्या है। आप ही उस चुनावी राजनीति की भी बात करने लगे। खैर,
राजनीति में नहीं, ये मैं बात नहीं। राजनीति की बात, मैं ये कह रहा हूं कि जनता क्या सोच रही है हमारे आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में, उसका एक पैमाना है। मेरा रेफरेंस सिर्फ उस पॉइंट से था। मेरा फोकस इस बात के जो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, आप देखिए, चाहे वो हमारे हार्ड करेंसी के रिजर्व्स हैं, जो हमारी नीति की बात है, जहां तक भारत को लेकर के उमंग की बात है, भारत की छवि को लेकर के बात है, जिस तरह से हमारे देश में एफडीआई के लेकर के हो, या कुल मिलाकर के भारत को एक इकोनॉमिक डेस्टिनेशन, किसी भी पैमाने पर आप उठा करके देखिए इकोनॉमी जो होती है वो विज्ञान है। इकोनॉमी के बारे में कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करें, 2 मिनट की सफलता उसकी मुद्दों पे होती, हम ज्यादा फिर नहीं और होती। प्रश्न आपसे करेंगे, लेकिन सुमन ज्योति कल्याण जी, खेतान जी, आप बताएं कि जो प्रधानमंत्री की अपील थी, अपील तो खैर प्रधानमंत्री करेंगे, उसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन जो माहौल है उसको आप कितना उपयुक्त मानते हैं, उसको अनुकूल मानते हैं कि निवेशकों का विश्वास हो और निवेश करें, और किस हद तक निवेश हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी इनमें एक्टिव स्टेप लें, वो सही बात है क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, देश के लीडर हैं, पर उनको ये बात कहना पड़ा, इसी से संकेत मिलता है कि जो वो चाहते थे एटलीस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं मानता, बिकॉज वर्ल्ड का माहौल है, चाइना का डाउनटर्न है, ये सब चीज़ होता है, पर उनको बोलना पड़ा, माने कि अभी नहीं हो रहा है। तो अब उनको आइडेंटिफाई करना है, या स्मॉल बिजनेसमैन से भी पूछना है कि किस लिए नहीं हो रहा है। अपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बात करते हैं, अब नया कंपनी लॉ को देख लो, चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट ने फाइल किया हो, अभी आपको एक बोर्ड मीटिंग करने के लिए भी हमसे या किसी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी से आपको एडवाइस लेना होगा, फीस देना होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को तो भूल जाइए, नया कंपनी एक्ट में बहुत मुश्किल है। इनकम टैक्स देख लीजिए, सब तो आप स्क्रूटिनी में डाल रहे हैं। आपने फेरा से फैमा को डाइल्यूट किया, अब हर एक फैमा के केस में आप मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल लगा रहे हैं। तो हर एक छोटे मोटे चीज, मनी लॉन्ड्रिंग जहां होगा, जहां पर गलत तरीके से पैसे को जो है काले धन को सफेद किया जा रहा है, तो सरकार का तो काम है, वो तो भ्रष्टाचार। आप जरूर करिए, पर फैमा की जगह मनी लॉन्ड्रिंग क्यों लगा रहे हो? जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है आप वहाँ लगाइए। आपने कहा था काला धन आ जाएगा, अभी तक अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 70 करोड़ रुपया आया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम नहीं कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट आज के दिन नहीं दिख रहा है, इसीलिए उनको बोलना पड़ा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि उनसे पूछिए कि आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बॉटलनेक दिख रहा है, प्लीज़ बताइए, उसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। क्योंकि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? रिस्क लेने का बात एक बार आप छोड़ दीजिए, कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आपका बिजनेस मॉडल वर्केबल हो, जब उसको लगे वहाँ प्रॉफिट है और बैंक आपको पैसा दें। लेकिन आप केवल आज के दिन बैंक देखिए, जब देश को बनाने की बात होती है, नेशन बिल्डिंग में इंडिया इनकॉर्पोरेटेड की भूमिका होनी चाहिए। मैं पढ़ रहा था, ये कहते हैं कि भाई ये जो ब्याज का दर है, इंटरेस्ट रेट है, उसको आप कम करिए। अब अभी आपने देखा 2 दिन पहले अखबार में खबर आई कि एक उद्योगपति 450 करोड़ का मकान खरीदते हैं मुंबई में। उसके पहले बहुत पहले खबर आई थी 4,500 करोड़ का मकान कोई बनाता है। तो उद्योगपतियों को इतने पैसे मकान खरीदने के लिए हैं, लेकिन वो उद्योग लगाएं, निवेश करें, देश का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए पैसे नहीं हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। देखिए, उसका सिंपल सोल्यूशन है, सिर्फ इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी जो सुपर रिच है वो रिलेटिवली टैक्स कम देते हैं। क्यों? डिविडेंड में टैक्स है नहीं, कैपिटल गेंस में टैक्स कम है, स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप बेचोगे लिस्टेड कंपनी उसमें टैक्स है नहीं, सैलरीड आदमी टैक्स ज़्यादा देता है। तो ये तो आपका टैक्स स्ट्रक्चर का बात हो गया। वो एक और आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मैंने जो पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। मैं भी देता हूँ। आप दूसरी जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, आप उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 2 एंगल से बताता हूँ। एक तो है कि बड़े बिजनेसमैन क्या करें, एक है छोटे एमएसएमई क्या करें। एमएसएमई का समझ मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पैसे की दिक्कत नहीं है। मैं ये एक जो मैंने उदाहरण दिया, मैं बता रहा हूँ पैसे की दिक्कत क्यों है। कोई बोलता है कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का फॉल्ट है कि तुमने एनपीए क्रिएट कर दिया, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर बैंक स्ट्रेस में है, और देखो एमएसएमई को नहीं दे सकता है। अगर आपको जॉब चाहिए तो एमएसएमई के बिना जॉब क्रिएट नहीं हो सकता है। जो बड़े इंडस्ट्री है, आउटपुट बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि मझौले और छोटे उद्योग जो हैं, अगर उनका विकास नहीं होगा तो फिर उद्योग केवल रोजगार बड़े उद्योगों से तो होता नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर या उनके मंत्री लोग छोटे व्यापारी से भी मिले, उनकी समस्याओं पे ध्यान दें। उनकी समस्या बहुत गंभीर है, और वो सिंस उनके पास उतना पैसा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, उनका पहुँच सब जगह नहीं है। आप उनके समस्या पे अगर ध्यान दोगे, अब जैसे एग्जाम्पल है कि दिवाली में गणेश जी लक्ष्मी जी चाइना से आते हैं, क्यों आते हैं? आप उस पर फोकस करो। गणेश जी लक्ष्मी जी तो बड़ा आदमी नहीं बनाते। चलिए, हम समाधान पे बाद में आएंगे। मतलब आप मानते हैं कि हाँ, उनको कहना पड़ा, इसका मतलब कुछ कमी रह गई है। अलग चीज़ आप बताएं कि अभी जो आर्थिक परिदृश्य है, जीडीपी को देख लें, रुपए की कीमत को देख लें, स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, और फिर जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है उसमें कहा जा रहा है कि उसमें भारत की स्थिति सबसे मजबूत है। जो ब्रिक्स देशों का जो हाल हुआ है उसमें भारत सबसे बेहतर स्थिति में है। उसमें आपको क्या लगता है कि निवेश करने का माहौल है, और जो स्थिति, आर्थिक स्थिति पैदा हुई है जिसमें कि पिछले
3 महीने में जो कहा गया कि गिरावट आई है, 7.5 से 7 हो गया, क्या कारण मानते हैं? मैं समझता हूँ कि आपने जो बात कही और ये मीडिया में भी आई है कि और ब्रिक्स देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है, ये ज़्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं, देश में भी देश के बाहर भी। इसका सिंपल कारण है कि ब्रिक्स से है, भारत उनसे कम विकसित है। ब्राज़ील या साउथ ये यहाँ घरेलू बाजार बहुत बड़ा है और हम लोग में एक्सपोर्ट का शेयर चाइना के मुकाबले बहुत कम है, वर्ल्ड कम है। तो हम लोग इंटीग्रेटेड हुए, कम इंटीग्रेटेड हुए। बात है सुधांशु जी की इस बात का बहुत महत्व है। चाइना आपसे 50 गुना ज़्यादा इनकम है, उसकी आपके अभी भी बाजार के विस्तार की उम्मीद, इसलिए वर्क डिविडेंड का है। एक और महत्वपूर्ण बात है में काफी तो खैर नहीं रहा। वही मैं कह रहा हूँ कि मार्केट के बाद कम्युनिज्म उनके यहाँ उस तरह विकसित नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट लेड उनका ग्रोथ हुआ, डोमेस्टिक डिमांड लेड ग्रोथ नहीं हुआ। भारत में जो मैं समझता हूँ कि के कारण भारत, आपने सही कहा कि ग्रोथ हुआ है, डाउन हुआ, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे देशों के मुकाबले ये बेहतर हालत में। लेकिन वर्ल्ड बैंक की बड़ी अच्छी रिपोर्ट है भारत के बारे में, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बहुत लिखा है कि भारत जो है उस बहुत संभावनाएं हैं। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, आप समझे कि ज़्यादा 1/3 भारत का कुछ विकास हुआ है। वेस्ट साउदर्न इंडिया, पूरा सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ इवन वेस्टर्न इंडिया, पूरा विदर्भ, गुजरात का बहुत ट्राइबल बेल्ट, तो ये सब सारे बाजार जब विकसित हो गए, जहाँ पर ह्यूज आबादी होती है 60% 65%, और इनका विस्तार होना है, इसीलिए बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश का इधर विकास दर काफ़ी बढ़ गई है। तो मैं तो समझता हूँ कि जस्ट जीडीपी के टर्म में भारत की काफ़ी संभावना है। विकास और जो दूसरी चुनौतियाँ हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, असमानता, उन पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विकास की दर से भारत संभावनाएं काफ़ी हैं। अच्छा नरेंद्र जी, आप बताएं, जैसा कि वो खेतान जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को ये कहने की ज़रूरत है, और ये बहुत सारी इन्होंने समस्याओं का जिक्र किया, क्या परेशानियां हैं, क्यों नहीं निवेश आ रहे हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनको किस तरह की मतलब परेशानियां हैं, झंझट उनके सामने, कारण से वो नहीं कर पा रहे। हमारे मित्र खेतान साहब ने उसको मिसरीड कर लिया थोड़ा सा। प्रधानमंत्री जो है वो खुल के संवाद करना उनकी एक शैली है, और दूसरी बात, जब सारे उद्योगपति वहाँ बैठे हुए हैं, जो वो चाहते हैं वो आकर के आए और अपनी बात लेकर के आए हैं, उसमें उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप उद्यमी हैं, लगाइए ना, बड़ा अच्छा माहौल है। वो उस अंदाज में वो बात कर रहे थे कि भाई इतना बढ़िया देश के सेंटिमेंट्स हैं, विदेश से लोग इतने आना चाहते हैं। देखिए चीन की मैं बात करूं, मुझे पिछले 60 दिन के अंदर मैं 2 दफ़े चीन जा चुका, और वहाँ डिसीजन मेकर्स तब लोगों से मेरी बातचीत हुई। चाइना के अंदर क्या है कि वो मेजर शिफ्ट ला रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर। अभी तक उनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, अब उसको डोमेस्टिक डिमांड पे बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। वो इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, वहाँ पे अंदर जो है रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के चाइना में इस समय अंदर एक
तरह का टर्मोइल है, रिफॉर्म हलचल है। नरेंद्र जी, वो तो हर देश जो भी उसकी स्थिति होती है उसमें बेहतरी के लिए करता है। लेकिन मेरा फोकस, आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कहते हैं कि आपने योग दिवस मनाया और इंडिया गेट पे जितने आप चटाई मैट लगाए वो भी चीन से मंगाना पड़ा। नहीं, वो देखिए, अगर देखिए हमारी सरकार को, अभी तो हम थोड़े समय पहले आए हैं, आप थोड़ा वेट करिए, चाइना के अंदर जो चटाई बिछाई जाएगी वो मेड इन इंडिया होगी, थोड़ा इंतजार करिए। तियाननमेन स्क्वायर में जो चटाई, अगर उनको भी योगा सीखते हैं तो वो भारत की बनी होगी, थोड़ा समय दीजिए। वो तो कांग्रेस ने ऐसा कर दिया था तो वो हुआ होगा, वरना अच्छा नहीं, मैं देखिए अच्छा, हमने आकर के जो काम शुरू किया है, जो मेक इन इंडिया जो हम लोगों ने बनाना शुरू किया, हम चाइना की बात क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने वक्तव्य क्यों दिया कि चाइना से अगर आप अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, कोई भी कंपनी हो, ब्राजील की हो, रूस की हो, अमेरिका की हो, फ्रांस की हो, जापान की हो, स्वीडन की हो, अगर उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं जाना है, कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना, वो कहाँ जाएगा मुझे बताइए? जो न्यू लार्ज इकोनॉमीज हैं आज की तारीख में, न्यू लार्ज इकोनॉमीज के अंदर जो इकोनॉमिक फंडामेंटल से सबसे मजबूत आज भारत के हैं, पॉलिटिकली सबसे स्टेबल सरकार भारत के अंदर है, पॉलिटिकली सबसे स्टेबल फारसाइटेड विजनरी लीडरशिप आज भारत के अंदर है। अगर आप चाइना से हट रहे हैं, क्योंकि चाइना में आप नहीं चाहते कि सारे अंडे चीनी टोकरी में डाला जाए, आप कहीं और जाना चाहते हैं, ब्राजील आप जाएंगे नहीं, रशिया आप जाएंगे नहीं, मिडिल ईस्ट आप जाएंगे नहीं, आप भारत आएंगे, थोड़ी सी संभावना है शायद आप इंडोनेशिया जाएंगे, लेकिन भारत जो है वो ज्यादा आकर्षक मार्केट है, लोकतंत्र भी साथ साथ है, और साथ में यहां पे बाजार भी मिलता है और टैलेंटेड मैनेजर्स भी आपको मिलते हैं, तो सब कुछ तो प्रधानमंत्री उसकी बात कर रहे थे। जो हमारे डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं, जो आपने देखा था यूपीए 2 के टाइम में पलायन हुआ था, वो तमाम विदेश गए थे, उनको भी ये था यहां निवेश करिए। इस हिसाब से बहुत पहले भारत में बहुत निवेश हो जाना चाहिए था और भारत की बहुत प्रगति हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अब बने रहिए हमारे साथ। अंतराल का फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं निवेश के माहौल के बारे में कि कितना अनुकूल ये माहौल है। हाँ केतान जी, आप बताएं, जैसा ये कह रहे थे कि सारी बातें जो है अपने पक्ष में हैं, अब आप कुछ बता रहे हैं, अब यहाँ तो बहुत सारी बातें कि आप ये भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें भी आप जो है रिश्वत की परिभाषा को बदल दीजिए। बहुत सारी आपकी मांगे हैं कि इसको बदलने की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। तो अगर इतनी मांग आप करेंगे तब तो बहुत मुश्किल होगी। एक धनात्मक पॉजिटिव सोच के साथ और थोड़े से जोखिम के साथ देश के विकास में सहयोग करना चाहिए। देखिए, देश के विकास में तो सहयोग करना चाहिए, करते भी आए हैं, पर कोई भी इंडस्ट्री अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, अभी देखेगा कैश फ्लो है कि नहीं है, और वो जो माल बनाएगा बिकता है कि नहीं। आज के दिन भारत में तो बात है ना कि हमारा घरेलू बाजार बहुत बड़ा है, आप तो मतलब मैं बता रहा हूँ, हाँ। घरेलू बाजार बड़ा होने के बावजूद आपका सीमेंट स्टील नहीं बिकता है, बिकॉज आपका रियल एस्टेट डाउन है। इसीलिए तो कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा समय है अभी, कि आपको सीमेंट की कीमत, गैस की कीमत सब में कमी आ गई। तो अभी तो इतना अच्छा माहौल है, और जो अरविंद सुब्रमण्यम ने पूरा प्रेजेंटेशन भी शुरू किया, उसमें कहा कि अमेरिकी पॉलिसी की जो अनिश्चितता है, वो अमेरिकी शेल गैस क्रांति है, अमेरिका ईरान डील, उस सब के कारण जो एक माहौल बना है, उसके बाद भारत में क्या हो सकता है, क्या उसकी संभावना बनती है? देखिए, फिर इसको आप सेक्टर वाइज लीजिए। मेरे हिसाब से डिफेंस को पूरा खोलिए। ये जो 49% के हैं उसमें कोई नहीं आएगा, बिकॉज डिफेंस में अगर आप अब्रॉड से प्राइवेट से इंपोर्ट करते हैं तो वही अगर इंडिया में बनाएगा, आपको क्या तकलीफ है? जैसे अब टेलीकॉम है, उसमें तो 100% निवेश हो सकता है, कुछ में 74% किया है, कुछ में 49% किया है, तो वो पूरा वो एक अलग विवाद का विषय है कि पूरा 100% आप जो है विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोलें, वो एक अलग बहस शुरू हो जाएगी। पर उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर आप डिफेंस फॉरेन भी आ जाएगा और इंडियन पार्टनर भी आ जाएगा, तो आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा। रेलवेज में गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। हाईवेज में काम हो रहा था, रुक गया था, क्योंकि जो कंसेशनर्स थे उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। अब उनका अगर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो आपका टेक ऑफ हो जाएगा। एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज होने वाले थे, 4 एयरपोर्ट तो रुक गए। आपको बात पिछले 15 महीनों में बेहतर नहीं हुई स्थिति? देखिए, हम लोग बच गए हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम 100+ है, अभी 40 या 50 है, इस लोग बच गए हैं। इससे अभी हमको एहसास नहीं हो रहा है कि कितना दिक्कत हो सकता था। उसके कारण मतलब आप इसके लिए सरकार को श्रेय नहीं देंगे? जो एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी हो गई जिसमें कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आ गई, इस कारण से उसका और भी मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है। थोड़ा संक्षेप में जवाब दें, फिर हम अलग शर्मा की तरफ आएंगे। देखिए, ये कहना कि भाई क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हो गई, इसकी वजह से सारा कुछ हो गया। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कम होती हैं, दूसरे भी उसके परिणाम हो सकते थे। भारत का जिस हिसाब से पूरी अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट किया गया है, और जिस हिसाब से जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मैनेजमेंट किया गया, साथ में इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का जो मैनेजमेंट
सरकार ने किया है, खासतौर से एशिया के फोकस को लेके, उन सब का परिणाम है मिला करके हम देखें। एक बात मैं यहाँ जरा जल्दी से ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार या एनडीए, हमारा फोकस इस बात के लिए जरूर है कि देश में आर्थिक विकास हो, ग्रोथ हो, कॉर्पोरेट भी ग्रो करे, सबको करे, लेकिन साथ में आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि जो कच्चे तेल की कीमत में जो इतनी गिरावट आई, बल्कि पेट्रोल की कीमत और डीजल कीमत उस हिसाब से कम नहीं हुई, इतनी गिरावट आई, उससे तो आपको बहुत फायदा हुआ। ये तो संयोग की बात है। नहीं, देखिए, अब जहां तक इसकी बात है कि वो पूरा पास ऑन नहीं किया गया कंपनीज के पास, आप पूरा अर्थशास्त्र उठाकर देखिए, पर लीटर पर बैरल, मैं आपको चाहें तो आप समय दीजिए तो मैं आपका हिसाब दे देता हूं। कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट बहुत खराब हो चुकी थी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन्होंने अगर जो है उस थोड़ा सा मार्जिन अपने पास रखा है कि आने वाले समय में जब तेल दोबारा बढ़ेगा, या जब उन्होंने जो हेवीली सब्सिडाइज किया था उनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, वो बात अलग है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं किया। और जो टैक्सेस उस पर लगते हैं, राज्य सरकारें बल्कि ज्यादा टैक्सेस कमाती हैं। आप देखिए कई राज्य सरकारें तो पहले भी घाटे की बात नहीं थी नरेंद्र जी, अंडर रिकवरी कहते थे उसको, वो घाटा नहीं था, दोनों में फर्क है। इतने टैक्स लगाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि अंडर, जितना हमको प्राप्त करना चाहिए था उससे कम हमने प्राप्त किया। वो उसका जो अर्थशास्त्र है, अंडर रिकवरी का अर्थशास्त्र, वो जो अगर आप उसको पूरे हिसाब से देखते हैं, तब भी आप उसकी तुलना कर लीजिए कि जो पेट्रोल की कीमत है भारत में कितनी है और चाइना के अंदर कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, तो उससे तो निकल के सारा आ जाएगा ना। तो जहां तक बेनिफिट है वो पास किया जा रहा है और डी कंट्रोल्ड आइटम है, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही है। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो सरकार है उसकी कोशिश ये है कि कॉर्पोरेट की ग्रोथ हो, कंपनीज की ग्रोथ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार का फोकस गरीब आदमी है। गरीब आदमी का जब तक विकास नहीं होगा, हम चाहते हैं गरीब आदमी का विकास हो, आम आदमी का विकास हो, और जो कंपनीज है अर्थव्यवस्था उनका भी विकास, आपको सब साथ लेके चलना है। आप व्यापारियों, उद्योगपतियों के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं, आप पर आरोप तो ये लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर कोई ये आरोप लगाता है, अगर जो व्यक्ति ये आरोप लगाता है, तो आप, मुझे लगता है कि अगर उसने या तो तय कर रखा है या कहीं ना कहीं जिसको, वो अलग बात। लेकिन जो हमारा फोकस ये, आप उद्योगपतियों से मिलते हैं, वो कहते हैं साहब आप सिर्फ आम गरीब आदमी के लिए काम कर रहे हैं, आप हम पे ध्यान नहीं दीजिए। आप गरीब आदमी से मिलते हैं, वो कहते हैं आप कॉर्पोरेट पे ज्यादा फोकस देने। देखिए, राजनीति में ये होता है, लेकिन हमारा फोकस जो है वो गरीब आदमी एंड विकास दोनों पे है। जी, अलग शर्मा जी, आप बताएं, जो नरेंद्र तनेजा जी कह रहे थे, आप कितने सहमत हैं कि ये जो पूरी, जो कहा जाए कि आर्थिक प्रबंधन जिस तरह से हुआ और उसका नतीजा है कि ये माहौल बना है? मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा जो स्थितियाँ हम लोग के अनुकूल हों, और जो अभी जो विवाद चल रहा था क्रूड ऑयल के प्राइसेस, इसने सभी लोग मानते हैं, ये कोई इनकी और किसी और मानने की बात नहीं है। इतना ह्यूजली कम हुआ है, पूरे कमोडिटी प्राइसेस बहुत कम हुआ है। संयोग ऐसा रहा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। दूसरी बात है कि उसका असर दूसरे सेक्टर्स पर पड़े। इन्फ्लेशन का दर कमा, इस साल भले थोड़े बहुत ड्रॉट 10% हमारे यहाँ 2013 के मुकाबले बहुत कम। एक सेकंड मुझे आप दीजिए, भारत एकमात्र देश नहीं है जिसकी निर्भरता आयातित तेल पे इतनी ज्यादा है, पाकिस्तान की भी है। 70% आयात करते थे, 70% हम लोग जो बात, और देश है तो उनको समय कमाए आर्थिक प्रबंधन जो है वो जरूरी चीज है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, संक्षेप में बता दीजिए। हम लोग जो बड़े देशों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं। ये ब्रिक्स और सब जितने कंट्री और दूसरे हैं, हम लोगों की निर्भरता तेल पर हमारा सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस था उसमें से। जी, दूसरी बात है कि अब अलग से समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, तो बस, तो मैं कह रहा हूँ कि उनका रोल रहा है, और स्टेबल लीडरशिप आने का कि हाँ डिसीजन क्विक होगा, उसका भी असर हुआ है। लेकिन इसके दोनों बातें हैं कि एक स्थायी जो है नेतृत्व भी मिला, निर्णय लेने की क्षमता भी है, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हो गई। लेकिन अभी भी चुनौतियां इतनी है जिनकी और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। हाँ, ठीक है नरेंद्र जी, खेतान जी और लक्ष्य शर्मा जी, आप सबको बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक ये बात है कि निवेश होना चाहिए, लेकिन निवेश के लिए उद्योगपतियों की कुछ आकांक्षाएं हैं। उस दिन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने साफ निर्देश भी दिया अधिकारियों को कि इनके द्वारा जो भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए। तो हम उम्मीद करें कि एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जिसमें निश्चित रूप से इंडिया इनकॉर्पोरेटेड की भूमिका होगी और निवेश होगा, जिसमें विकास की गति और तेज होगी। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया में भेज सकते हैं as.ddnews@gmail.com या sudhanshuranjan@hotmail.com, और हमारा पता है आमने सामने, कमरा संख्या 511, टावर B,
दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। नमस्कार।